हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम अर्थात कोयला और पेट्रोलियम, इसके सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं। अर्थात हमें जो प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं उनका हम निरंतर उपयोग कर सकते हैं, क्या ऐसा संभव है। उत्तर है नहीं। हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं और ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए हम इनका निरंतर उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। उत्तर है कोयला हमें पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होता है। कोयला पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों के घने वनों की उन वनस्पतियों से बनता है जो मिलियन वर्ष पूर्व बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से कोयला हमें पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होता है। प्रश्न 3 है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। उत्तर है नहीं। इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, अर्थात ये प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 1, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। उत्तर है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ निम्न हैं। नंबर 1 है, ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती। नंबर 2, इनका लगभग पूर्ण दहन होता है। नंबर 3, ये जलने पर कोई अवशेष या राख नहीं छोड़ती हैं। नंबर 4, ये अपेक्षाकृत सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध है। नंबर 5, इनका ज्वलन ताप कम होता है। नंबर 6, इन्हें आसानी से संग्रहण तथा परिवहन किया जा सकता है। नंबर 7, इन्हें घरों तथा कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है तथा आपूर्ति पाइपलाइनों के माध्यम से की जा सकती है। तो यह सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ हैं। प्रश्न 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। उत्तर है पेट्रोलियम का बिटुमेन नाम का उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न 3, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। यानी कि मरी हुई जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे कोयला किस प्रकार से बनता है, यह हमें समझाना है और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। उत्तर है कोयला उन वनस्पति अवशेषों, पेड़ पौधों के अवशेषों से बना है जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे दबे हुए थे। वनस्पति अवशेष धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर दबते गए और उनके ऊपर कीचड़ तथा रेत जैसे सेडिमेंट्स या तलछट जमा होते गए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तथा दाब, ताप और जीवाणुओं के मिले जुले प्रभाव से पेड़ पौधों के दबे हुए अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गए और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है। ख, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम रिक्त स्थान कहलाता है। तो इस रिक्त स्थान में हमें उपयुक्त शब्द भरना है। ग,
वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? मतलब जिसमें कोई प्रदूषण ना हो। अब उत्तर है, सबसे पहले क का देखते हैं। रिक्त स्थान था तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ख का है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रिया परिष्करण कहलाता है। ग है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन CNG है, क्योंकि इससे कोई पॉल्यूशन, कोई प्रदूषण, कोई धुआं नहीं निकलता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। यानी कि यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ के हमें देखना है कि वह कथन सत्य है अथवा असत्य। क है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। अब यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। ख है, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। ग, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। घ है, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ण है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब हम इन कथनों के उत्तर देखते हैं कि ये कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। अब उत्तर देखते हैं क का, कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो यह कथन असत्य है, अर्थात जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। ख है, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। यह कथन असत्य है। हम जानते हैं कि CNG से किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। ग है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो यह कथन सत्य है। घ है, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। यह कथन सत्य है। ण है कि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह असत्य है, अर्थात मिट्टी का तेल भी एक जीवाश्म ईंधन है। प्रश्न 6, समझाइए कि जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? उत्तर है, जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स सजीवों के मृत अवशेष से बनते हैं और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्रकृति में ये संसाधन सीमित हैं। इनके बनने की प्रक्रिया अत्यंत ही धीमी है, अर्थात इनके बनने की जो प्रोसेस है वो भी बहुत धीमी है और ये प्रकृति में बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जबकि वर्तमान में इनका उपयोग तेजी से हो रहा है। इन्हीं सब कारणों से जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, कोक के अभिलक्षण। पहला है कि यह एक कठोर सरंध्र अर्थात जिसमें छेद हो, रंध्र वाला, पोरस हो और काला पदार्थ है। नंबर 2, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अब कोक के उपयोग। पहला है, कोक का उपयोग बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में यह उपयोगी है। नंबर 2, कोक का उपयोग एक ईंधन के रूप में होता है, क्योंकि कोक बिना धुआं छोड़े हुए जलता है, अतः यह एक अच्छा ईंधन है। नंबर 3, कोक का उपयोग जल गैस तथा प्रोड्यूसर गैस जैसे गैसीय ईंधन बनाने के लिए होता है। प्रश्न 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, अर्थात पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है। उत्तर है कि पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले उन छोटे छोटे पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में दब गए थे। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के पश्चात डूब करके समुद्र की तली पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे रेत तथा मिट्टी से ढक जाते हैं। समुद्र में गहरे दबे हुए ये जीव अवशेष दाब तथा ताप के प्रभाव से और बैक्टीरिया की उत्प्रेरक क्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। जीव अवशेषों का
पेट्रोलियम में परिवर्तन ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में होता है और इसमें लाखों वर्ष का लंबा समय लगता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ के द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी को प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x एक्सिस पर या x अक्ष पर आलेखित करिए। अब इसमें क्रम संख्या के हिसाब से वर्ष 2004 से लेकर के 2010 तक का हमारे पास डेटा है और कमी को प्रतिशतता में दिखाया गया है कि जैसे 2004 में 7.8 की कमी थी, 2005 में 8.6%, 2006 में 9%, 2007 में 9.5%, 2008 में 9.9%, 2009 में 11.2% और 2010 में 10.2% कमी को दिखाया है। अब इसे हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। अब यहाँ पर ये एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। एक ग्राफ के ऊपर x एक्सिस पर तो आप 2004 से लेकर के 2010 तक का नामांकन करिए और y एक्सिस पर जो कमी प्रतिशतता में दी हुई है वह आप लिख सकते हैं और इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। जैसे 2004 में 7.8 की कमी की प्रतिशतता को दिखाया गया है। तो अब ये x एक्सिस पर तो यहाँ पे सन लिखेंगे, जैसे 2004 है, ये 2005 है, 2006 है, 2007, 8, 9 और 10 को, और y एक्सिस पर इसकी कमी की प्रतिशतता को दिखाया गया है। जैसे 2004 में 7.8 की कमी को दिखाया गया है, तो 7.8 ये यहाँ पर इस तरह से बताया है। तो आप 2005 में जो दिखाया है वह यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा और यह उत्तर आपका पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हमने सभी प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।